एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 7th स्टैंडर्ड का 5th चैप्टर ऑफ सिविक्स, दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स पार्ट 2। हमने पार्ट 1 जो 4th चैप्टर है हमारा फंडामेंटल राइट्स पार्ट 1 वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स पार्ट 2। वो उसके आगे का ही है, मतलब उसमें थोड़ा बहुत बताया, जैसे कि हम हमारे कभी कभी वीडियोस होते हैं ना कि मतलब पार्ट 1 में एक्सप्लेन करने का, पार्ट 2 में एक्सप्लेन करने का। इसीलिए जो हमारे बुक में भी इसी तरह थोड़ा हुआ है, पार्ट 1 में थोड़ा एक्सप्लेन किया है और पार्ट 2 में उसके आगे का एक्सप्लेन किया है। तो मतलब उसके रिलेटेड चैप्टर ये भी है। इन द लास्ट चैप्टर वी स्टडी सम फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है कि जो बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है और उसी के माध्यम से सरकार हमें वो सारी चीज़ें बता रही है कि हमारे लॉस क्या क्या है और हमें उतने सारे राइट्स मिले हुए हैं। वी स्टडीड द राइट्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। हम स्टडीड यानी हमने पढ़ा है, 4th चैप्टर में हमने पढ़ा है राइट टू लिबर्टी। लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, हमारे पास हमारी आज़ादी के लिए। वी आर इंडिपेंडेंट, ऐसा हमारा अधिकार है। वी आर इक्वल, हम इक्वल हैं, हम किसी भी चीज़ में अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना प्रस्ताव रख सकते हैं, या फिर हम किसी भी रिलीजन से ना छोटे हैं ना बड़े हैं, हम सब लोग इक्वल हैं। उसे कहते हैं राइट टू इक्वलिटी। हमारे पास भी अधिकार है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब एक्सप्लॉयटेशन मतलब कोई एक्सप्लॉयट कर रहा है हमें कोई एक्सप्लॉयट कर रहा है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि अगर कोई मजदूर है, उससे मतलब कहते हैं कि आपको 300 रुपया हम एक दिन का देंगे, आप काम करो। बाद में जब काम करने होने के बाद वो उसे 200 रुपये दे रहा है। कितना दे रहा है? 200 दे रहा है। तो ये उसे एक्सप्लॉयट कर रहा है, क्योंकि वो एक लो कास्ट का है। वो उससे झगड़ा तो कर नहीं सकता, उसे मारपीट नहीं कर सकता, क्योंकि वो बड़े लोग हैं। अगर कुछ करेगा भी तो उनके पास पावर्स हैं, पैसे हैं, जिसके माध्यम से वो उस पर कुछ गलत काम करने का आरोप भी डाल सकता है। इसको कहते हैं एक्सप्लॉइटेड करना, अपने जो लो कास्ट से मतलब बुरा बर्ताव करना। इन दिस चैप्टर वी शैल ऑल्सो लर्न अबाउट द राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अभी इस चैप्टर में हम पढ़ने जाने वाले हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि हमारे पास बहुत सारे फ्रीडम है रिलीजन के लिए भी। जैसे कि अभी बहुत सारे रिलीजन्स जो है, गुजरात में अलग रिलीजन है, उत्तर प्रदेश में अलग रिलीजन है, महाराष्ट्र में अलग रिलीजन है। सब लोग अपना जो रिलीजन है वो बहुत ही अलग अलग तरीक़ों से मनाते हैं। फूड उनका अलग है, उनके कपड़े अलग हैं, उनका लैंग्वेज अलग है, उनका बर्ताव अलग है, उनका सब कुछ अलग है, क्योंकि उनका रिलीजन्स अलग हैं। कल्चरल उनका अलग है, जो उनके परंपरा है, उनके जो मतलब अगर हम फेस्टिवल्स में बहुत सारे सेरेमनीज में जाते हैं, उनके बहुत सारे मतलब हमने हिंदू के भी मतलब कई लोग होते हैं जो हिंदू के, मराठी के, मुस्लिम्स के, इन सभी लोगों के जो सेरेमनीज होते हैं, जो उनका शादी होता है, वो सारी चीज़ें अटेंड करते हैं। तो उनको पता रहता है कि मतलब सबके अलग अलग होते हैं। मुस्लिम के परंपराएं अलग होते हैं, हिंदू के परंपराएं अलग होते हैं, गुजराती लोग की परंपराएं अलग होते हैं। ऐसा हमें देखने को मिलते हैं जब हम कोई भी शादी अटेंड करते हैं। एजुकेशनल राइट्स भी हमारे पास हैं कि मतलब 14 साल के नीचे सारे बच्चों को पढ़ाई का अधिकार है। उसके बाद में कोई कौन सा भी काम करे, चाहे कौन सा भी काम करे, उससे गवर्नमेंट को फ़र्क नहीं पड़ता। पर गवर्नमेंट ने हमें यह हक दिया है कि 14 साल के नीचे तक सारे बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने पब्लिक स्कूल भी बनवाए हैं, ताकि अगर कोई लो कास्ट का है जो अपना मनी मतलब पैसे नहीं ला पा रहा है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, इसलिए उन्होंने पब्लिक स्कूल शुरू कर दिया है, जहाँ पर उनको टिफ़िन बॉक्स, कपड़ा, खाने से लेकर पहनने तक सारी चीज़ें उनको वहाँ पर मिलती हैं। इनफैक्ट बुक्स भी मिलते हैं वहीं पर। एंड वी शॉल गेट एक्वाइंटेड विद द जुडिशल प्रोटेक्शन अवेलेबल फॉर द फंडामेंटल राइट्स। और हमारे पास ये भी फंडामेंटल राइट्स है कि हमारे पास हमसे कुछ मतलब हमारे ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है, मतलब हमें कोई अपने नीचे काम करवा रहा है, तो उस जो हमारे राइट्स है हम उसका उपयोग कर हम जो हमारा गवर्नमेंट है, जो हमारा कोर्ट है, उसमें ये अपना अपील कर सकते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। मतलब इतनी प्रोटेक्शन हमारे पास उपलब्ध है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब पहले देखेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। 3 टॉपिक्स पढ़ना है हमें। कितने टॉपिक्स? 3 टॉपिक्स पढ़ना है हमें। राइट टू रिलीजन,
कल्चरल एंड एजुकेशनल। पहले पढ़ेंगे रिलीजन। इंडिया वी नो इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेकुलर कंट्री इन द वर्ल्ड। अभी इंडिया जो है सेकुलर मीन्स सारे रिलीजन सबको मतलब एक समान प्यार दिया जाता है, एक समान, किसी के अंदर भेदभाव नहीं किया जाता, सबको मतलब एक समान, कोई भी मतलब ऐसा नहीं माना जाता कि ये पूरे इंडिया में रिलीजन फॉलो होता है, नहीं, सबका स्टेट वाइज सबका रिलीजन होता है। इसलिए बहुत ही मतलब अमेरिका में, लंदन में, ब्राज़ील में, वहाँ पे सब एक ही भाषा चलती है, इंग्लिश चलती है या फिर फ्रांस भाषा ऐसी चलती है। पर इंडिया में बहुत सारी भाषा पाई जाती हैं और ये मतलब बहुत ही यूनिक है। हमारा इंडिया बहुत ही यूनिक है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं पाई जाती हैं। इसलिए लंदन के, अमेरिका के सभी लोग हमारे इंडिया को देखने आते हैं, ना कि वहाँ के मतलब उनका मतलब बहुत ही उत्साहित रहते हैं वो कि हम इंडिया में जाकर इतनी सारी चीज़ें देखेंगे, क्योंकि वो अमेरिका में देखने को नहीं मिलती, लंदन में ये सब देखने को नहीं मिलता। इसलिए वो लोग इंडिया में घूमने के लिए आते हैं। वी स्टडीड इट इन अ प्रीवियस क्लास। हमने ये सारी चीज़ें प्रीवियस क्लास में पढ़ ही चुके हैं, क्योंकि वो भी फंडामेंटल राइट पार्ट 1 था, वो भी फंडामेंटल पार्ट 1 था ना, वो भी मतलब हमने पढ़ा है, तो ये सारी चीज़ें पता है हमें, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। बट यू मस्ट बी क्यूरियस टू नो व्हाट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अबाउट इट, इजंट इट। यानी कि अब हमें ये इतनी उत्सुकता, क्यूरियस यानी उत्सुकता, इतनी हमें क्यूरियसिटी है कि मतलब हम बहुत उत्साहित रहते हैं कि मतलब कोई भी चीज़ हम ज़्यादा जानें, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिखा है, इसके हिसाब से वहाँ पे कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन है रिलीजन के ऊपर, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर समझने की उत्सुकता रहती है। इट इज़ इंक्लूडेड इन अ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और ये सारी चीज़ें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में लिखी हुई हैं। हाँ, ये सब वहाँ पर मतलब रखा गया है। अकॉर्डिंग टू इट, ईच इंडियन सिटीजन इज़ फ्री टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन एंड टू स्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस रीजन। यानी कि कोई भी इंडियन सिटीजन प्रैक्टिस कर सकता है अपने रिलीजन का, वो अपने अकॉर्डिंग अपने भगवान को वर्शिप कर सकता है, उनकी पूजा कर सकता है। ऐसा नहीं कि इंडिया में एक ही भगवान को माना जाता है, सारे भगवान को माना जाता है। हिंदू के भगवान अलग होते हैं, गुजराती के भगवान अलग होते हैं, क्रिश्चियन के भगवान अलग होते हैं, मुस्लिम के भगवान अलग होते हैं। इसलिए उनको मतलब उतना राइट दिया गया है कि मतलब उन पर कोई प्रेशर नहीं डालता गवर्नमेंट उन पर कोई प्रेशर नहीं डालता कि तुम खाली क्रिश्चियन को मानने दो, तुम खाली मुस्लिम के भगवान को मान दो, तुम खाली हिंदू के भगवान को मानने दो। ऐसा हमारा गवर्नमेंट नहीं कहता, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो उनके अंदर स्ट्राइक्स आ जाएगी, गुस्सा आ जाएगा, जिसके कारण पूरा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हमारे गवर्नमेंट ने सारे रिलीजन्स को एक समान इक्वलिटी दी है और उसी के चलते लोग अपने इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, अपने जो उनकी परंपरा है, जो उनका टेम्पल्स है, उसको इस्टेब्लिश करते जा रहे हैं। इन ऑर्डर टू ब्रोडन द स्कोप ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 2 थिंग्स आर नॉट परमिटेड। अब इतना बड़ा सा बढ़ोतरी दे रहे, इतना सारा ब्रोडन है, इतना सारा वो सारी चीज़ें हैं जो इंडिया में पाई जाती हैं, इतना उनको सुविधा दी गई है, तो उसमें मतलब कुछ लॉ भी तो होंगे। 2 थिंग्स आर नॉट परमिटेड। अब जो है मतलब जो 2 लॉ हैं ये परमिटेड नहीं, मतलब उसमें मतलब परमिशन नहीं है कि ये सारी चीज़ें तुम इंडिया में करो। इतना उच्च देश होकर इतनी मतलब बुरी हरकत नहीं कर सकता, मतलब ऐसी सारी चीज़ें वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अब देखते 2 चीज़ें कौन है। स्टेट कैनॉट इम्पोज रिलीजियस टैक्सेस दैट माइट बी यूज्ड टू एनकरेज अ पर्टिकुलर रिलीजन, दैट इज़ आर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर विथ रिलीजियस टैक्सेस। कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो किसी के ऊपर प्रेशर नहीं डालती, किसी को इम्पोज नहीं कर सकती कि अगर तुम ये भाषा में काम करते हो, तुम इसको मान्य देते हो, तो तुम हमें रुपीज़ दो ताकि हम इसको और डेवलप करें। ऐसा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता। अपना पर्टिकुलर रिलीजन तुम खुद से डेवलप करो, तुम खुद से करो, उसमें कोई भी मतलब स्टेट उसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। रिलीजियस एजुकेशन कैनॉट बी मेड कंपलसरी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दैट रिसीव एड फ्रॉम द स्टेट। यानी कि जो रिलीजियस एजुकेशन होता है वो पूरा एजुकेशन जो मतलब बहुत सारे लोग जो अमीर लोग होते हैं वो अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं अच्छे से, और कुछ जो गरीब बच्चे होते हैं उनके लिए स्टेट अपने तरफ से एजुकेशन प्रोवाइड करता है ताकि सारे बच्चों को अपना जो एजुकेशन है वो रिसीव हो सके और वो आगे जाकर अपना भविष्य बना सके। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हमने पढ़ा, क्या पढ़ा अभी हमने? रिलीजन,
रिलीजियस राइट्स जो ये सब साइड से। अब पढ़ेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। वी कैन सी दैट देयर इज़ अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फेस्टिवल, फूड एंड वेज ऑफ लाइफ इन आवर कंट्री। यानी कि हम अपनी कंट्री में बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी देखते हैं। डाइवर्सिटी मतलब पता ही आपको, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ाया है। मतलब वहाँ पर डाइवर्सिटी, बहुत सारे रिलीजन, सब लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग जब एक साथ आकर रहते हैं, वो भाईचारे से रहते हैं, उसको बोलते हैं डाइवर्सिटी। क्या कहते हैं? डाइवर्सिटी। अब वहाँ पर अलग अलग फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। मुस्लिम्स अपना फेस्टिवल्स मनाते हैं, हिंदू अपना फेस्टिवल्स मनाते हैं, और बहुत सारे लोग अपना अपना फेस्टिवल्स मनाते हैं। पर अब पहले ऐसा हुआ करता था कि अब सब अपना अपना फेस्टिवल मनाते थे, पर अब सब लोग मिलजुल कर फेस्टिवल्स मनाते हैं। क्रिश्चियन का फेस्टिवल हिंदू मनाते हैं, हिंदू का फेस्टिवल क्रिश्चियंस भी मनाते हैं। उनका फूड अलग होता है, हाँ, उनका फूड भी अलग होता है। जैसे गुजराती में सब ढोकला विकला सब बनता है, हिंदू में सब गुजिया गुलगुला बनता है, और सब अलग अलग चीज़ों में उनका अलग अलग, मतलब अलग रिलीजियस में अलग अलग उनका फूड होता है। उनका जीने का मतलब लाइफ जीने का तरीका ही उनका अलग होता है, उनके क्लोथ्स अलग होते हैं, उनका डाइवर्सिटी भी अलग होता है। यू मे हैव नोटिस द डिफरेंसेस इन द डिफरेंट वेडिंग सेरेमनीज दैट यू अटेंड। यानी कि ये सारी चीज़ें हम सेरेमनीज में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अगर कोई हिंदू और मुस्लिम दोस्त है, तो मुस्लिम जो एक है वो हिंदू को बुलाता है अपने वेडिंग सेरेमनी में, तो अगर हिंदू जाएगा तो वो भी देखेगा कि मुस्लिम किस तरह मना रहे हैं, और अगर मुस्लिम हिंदू में जाएंगे तो वो देखेंगे वो किस तरह मना रहे हैं। मतलब सबका डिफरेंट होता है, सबकी परंपराएं डिफरेंट होती है, इसलिए उनका जो सेरेमनीज जो वेडिंग का होता है वो सब सारी चीज़ें डिफरेंट रहती है। हम ये सारी चीज़ें अटेंड भी करते हैं, हमारे जो सोसाइटी में सारी चीज़ें अटेंड भी करते हैं। ऑल दिस थिंग्स आर पार्ट ऑफ कल्चर ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़। और ये सारी चीज़ें हमारे कल्चर का पार्ट है। हमारे कहाँ का पार्ट है? कल्चर का। जो हमारा इंडियन कल्चर है उसमें ये सारी चीज़ें शामिल हैं। Our constitution has given different communities the right to preserve their cultural unique। यानी कि सबका कल्चर अनोखा है। ऐसा नहीं कि खाली हिंदू का कल्चर अनोखा है। यूनिकनेस यानी सबका कल्चर अनोखा है। हिंदू का मतलब उनमें बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी पाई जाती हैं, तमिल में बहुत सारी अच्छी पाई जाती हैं। मतलब सबका यूनिक है अपना अपना अपने हिसाब से। According to this right, peoples are not only free to preserve their own language, script and literature, but also make efforts towards their promotion। यानी कि इसके चलते मतलब जो इंडियन कल्चर में वो खाली खुद का ही नहीं बल्कि दूसरों का भी साथ उनका अटेंड करते हैं, उनका सेरेमनी से सारी चीज़ें अटेंड करते हैं, ताकि उनके जो सोसाइटी है उसमें सारी चीज़ें एकदम अच्छे से हो, उसमें कुछ कमियां ना पाई जाएं। बट ऑल्सो मेक एफर्ट्स टूवर्ड द प्रमोशन। दे कैन एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज। यानी कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बहुत सारे जो धर्मशालास होते हैं, वहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज को ज़्यादा मतलब इस्टेब्लिश किया जाता है कि उनकी बढ़ोतरी हो और सब लोग मिलजुल कर प्यार से रहें। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ क्या है? इन केस ऑफ एनक्रोचमेंट यानी विभिन्नता, यानी कि मतलब उनका भन्न हो, मतलब समझ लो इंक्रोचमेंट का मतलब समझो। एनक्रोचमेंट मीन्स कोई भी इंसान अगर अपने हिसाब से नेक काम कर रहा है, अपने अधिकार के हिसाब से वो काम कर रहा है, अगर कोई पुलिस वाला आके उसको अंदर कर दे, उसने कोई जुल्म किया है नहीं फिर भी उसको अंदर कर दे, तो उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो उसको कहते हैं एनक्रोचमेंट। क्या कहते हैं? एनक्रोचमेंट। इन केस ऑफ एनक्रोचमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मतलब उसको भंग किया हो, फंडामेंटल राइट्स को भंग किया हो, द इंडियन सिटीजन राइट टू गेट जुडिशियल रेमेडीज। अब लॉ को भंग किया किसने किया? जो पुलिस वाले रहते हैं वो मतलब किसी इंसान को अंदर करते हैं बिना कुछ कारण के, बिना वारंट के उसको अरेस्ट करते हैं, तो जो पीपल है उसके पास ये अधिकार होता है कि वो कोर्ट में जाकर अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के सामने अपनी जो उसके साथ गलत काम हुआ है उसको रख सके। मतलब इंडियन सिटीजन है, उनको अधिकार है कि मतलब अब उनके साथ कुछ अन्याय हो रहा हो तो वो कोर्ट में जाकर अपना न्याय ले सकते हैं। उसी को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। यानी कि गवर्नमेंट के सामने, कोर्ट के सामने वो अपना जो उपचार
उपचार जो है मतलब उनको जो कहना है वो कह सकते हैं बेफिक्र। और ऐसी सारी चीज़ों में हमें बेफिक्र रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस समय डर कर काम करेंगे तो गवर्नमेंट का, पुलिसों का हम पे ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम डर भी सकते हैं। पर ऐसा अगर हमारी गलती नहीं है तो हम क्यों डरें? क्यों डरें? हमारी गलती नहीं है तो हम डरे क्यों? हम सही हैं तो हम अपने न्याय के लिए ज़रूर लड़ेंगे। This means the Constitution itself has provided for legal remedies in case of people rights get violated। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद से मतलब जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने ये सारी चीज़ें इसलिए बनाई ताकि लॉ जो बना है, जो फंडामेंटल राइट्स जो सिटीजन्स को दिया गया है उसको मतलब हटाया ना जाए, उसको भंग ना किया जाए, उसको भंग ना किया जाए और सबको उसका अधिकार अवश्य मिले। और अगर ऐसा कुछ होता है, उनका मतलब अधिकार छीना जाता है, तो वो कोर्ट में जाकर अपना प्रस्ताव रख सकते हैं। सो इट बिकेम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी टू ऑफ द कोर्ट टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ पीपल। अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी किसकी है? अगर कोई इंसान कोर्ट में जाकर अपना मतलब अधिकार मांग रहा है तो उसकी गलती है? उसकी गलती नहीं है। सरकार का मतलब कोर्ट का यह हक बनता है कि वो उसका सॉल्व करे, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाले और जिसकी गलती है उसको पकड़ के अंदर डाले, ना कि एक सज्ज और नेक इंसान को जिसकी गलती भी नहीं थी। Sometimes the right that are guaranteed to us by the Constitution may get encroached upon and we are not able to exercise our rights। यानी कि कभी कभी समटाइम्स राइट्स जो हमारे होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो भंग मतलब गलत तरीके से इस्तेमाल हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम कभी कभी जो एक सामान्य इंसान होते हैं, जो गांव के लोग अक्सर जो होते हैं, वो इन सारी चीज़ों में ज़्यादा फंस जाते हैं क्योंकि उनके पास उतना नॉलेज नहीं होता, उनका इतना भी मतलब पता नहीं होता कि उनकी जो ड्यूटी क्या है, उनके पास कौन कौन से अधिकार हैं। पर हमारे पास जब अगर आप लोगों के पास मतलब कोई अधिकार आपको पता हो तो वो उनको ज़रूर बताए ताकि उनके साथ कभी अन्याय ना हो, वो भी अपना एक्सरसाइज कर सके कि हम अपने कोर्ट से हम ये सारी गुजारिश कर सके कि हमें भी एक सामान्य जीवन जीना चाहिए, ना कि हम पे कोई प्रेशर आना चाहिए। मतलब समझ लो एक गांव वाला है, उसमें मतलब उस गांव में बहुत गुंडे हैं, तो उस गांव वालों को वहाँ से भगाया जा रहा है। क्यों भगाया जा रहा है? उसको क्यों भगाएंगे? पर उसकी वो राइट है, क्यों मतलब उसकी मर्जी, वो वहाँ पर रहना, उसका ज़मीन है, उसका जायदाद वहाँ पर है, तो वहाँ से क्यों जाए? ऐसा प्रेशर होता है, इसको एक्सप्लॉइटेड कहते हैं, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी है। दिस इज कॉल्ड इन्फ्रिंजमेंट यानी उनके साथ अन्याय हो रहा है, इसको कहते हैं इन्फ्रिंजमेंट। और our complaint investigate it, and in case it is convinced that rights have in need be infringed upon and injustice has been done to the aggrieved individual, the courts give an appropriate verdict। यानी कि दोनों का प्रस्ताव मतलब जिसके साथ अन्याय हुआ हो और जिसके ऊपर अन्याय जो अन्याय कर रहा है, दोनों को बुलाया जाता है। अब दोनों के बीच में सबको मतलब दोनों को बोलने का अधिकार मिलता रहता है। यानी कि कोर्ट दोनों ओरों से दोनों को मतलब चांस देता है कि दोनों बोलो, और वो फिर बाद में खुद का निर्णय सुनाता है, मतलब खुद का जजमेंट देता है, ताकि दोनों के साथ न्याय हो। ऐसा ना लगे कि मतलब किसी को न्याय मिला और किसी को अन्याय, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। जजमेंट को ये सब देखना पड़ता है और वो बाद में अपना वर्डिक्ट सुनाता है। सम इंस्टेंस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट्स, यानी बहुत जगहों पर इन्फ्रिंजमेंट, मैंने आपको बताया इन्फ्रिंजमेंट यानी कि कुछ उसका गलत काम हो रहा है, मतलब उसका पालन नहीं हो रहा है वहाँ पर। अरेस्टिंग एन इंडिविजुअल विदाउट रीज़न, यानी किसी भी इंसान को बिना वारंट रीज़न के अरेस्ट करना, ये भी इन्फ्रिंजमेंट है। प्रिवेंटिंग अ पर्सन फ्रॉम लिविंग अ विलेज और अ टाउन विदाउट गिविंग अ वैलिड रीज़न, यानी किसी भी इंसान को, यानी किसी भी गाँव का कोई इंसान है, अगर कोई उसे बिना रीज़न के गांव से बेदखल कर रहा है या फिर उसे बाहर कर रहा है, तो उसको रीज़न देना पड़ेगा कि तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो, क्यों हमें बाहर कर रहे हो, ऐसी सारी उसे रीज़न देना पड़ेगा, तभी वो उन्हें बाहर कर सकता है। बिना कोई वारंट, बिना कोई केस के, वो उसकी कोई गलती ही नहीं, फिर उसे बाहर क्यों करना। रिफ्यूजिंग फूड, वाटर एंड मेडिसिन इन जेल इनमेट्स, यानी कि जेल के जो मतलब कारागार के जो पीछे लोग जो रहते हैं, मतलब जो बुरा काम करके जो मतलब कारागार में जाते हैं, उन्हें मतलब फूड और वाटर क्यों नहीं दिया जा रहा है, मेडिसिन उनको क्यों नहीं दिया जा रहा है।
उनको मेडिसिन क्यों नहीं दिया जा रहा है। वो भी एक इंसान है, मतलब पीछे कारागार के पीछे रहकर भी वो ईंटे वीटे सब फोड़ते हैं और उन्हें फिर ये सारी चीज़ें दी जानी चाहिए। ये भी एक टाइप का इन्फ्रिंगमेंट है। रेट्स एज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। डू यू मीन रेट्स एज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज? मतलब कोर्ट हैव पावर टू इशू वेरियस काइंड्स ऑफ रिट्स टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजन। यानी कि जो कोर्ट है उसको बहुत टाइप्स ऑफ रिट्स का उपयोग करना पड़ता है ताकि वो सिटीजन के राइट को प्रोटेक्ट कर सके, किसी के साथ अन्याय ना हो। रिट्स का मतलब ये होता है कि रिट्स जो होता है वो मतलब हमारे पास रिट्स जो होता है वो हमारे लिए होता है कि ताकि हम गवर्नमेंट को बता सके कि आप ऐसा नहीं ऐसा करो, ताकि मतलब न्याय मिल सके। मतलब स्पेशली 5 टाइप के रिट्स पाए जाते हैं इंडिया में। देखते हैं कौन कौन से 5। हीबस कॉर्पस प्रोटेक्शन फ्रॉम अनलॉफुल अरेस्ट एंड डिटेंशन। यानी कि अगर कोई कोर्ट में मतलब कोई बंदा है, उसे हम बिना वारंट के, बिना उसने कुछ जुल्म किया ही नहीं, फिर भी उसको ले जाकर कारागार के पीछे डाल देना, ऐसा पुलिस वाला नहीं कर सकता विदाउट एनी वारंट और विदाउट एनी केस। और अगर उसके घर वाले जो होते हैं वो केस करते हैं कोर्ट में कि ये पुलिस वाला ऐसा कर रहा है, बिना कोई वजह के हमारे परिवार के सदस्य को अंदर डाल रहा है, तो कोर्ट उस अथॉरिटी यानी उस पुलिस वाले से पूछेगा कि आपने ऐसा क्यों किया। और अगर अथॉरिटी के पास कोई जवाब नहीं रहा तो उसको वहाँ पर मतलब अथॉरिटी की नौकरी भी जाएगी अगर उसके पास कोई जवाब नहीं रहा, और जो कारागार के पीछे जो परिवार का सदस्य है वो बाहर हो जाएगा। और अगर अथॉरिटी ने अपना जवाब दे दिया कि मैंने इसको मैंने कारागार के पीछे डाला है और इसका यह गलती थी, तभी अथॉरिटी का साइड कोर्ट लेगा, ना कि उस परिवार के सदस्य का, क्योंकि कोर्ट उसी का साइड लेता है जो न्याय करता है। उसको कहते हैं हीबस कॉर्पस। ये अगर हमारे साथ ऐसा कुछ होता है, बिना कोई वजह के कोई पुलिस वाला कोई अथॉरिटी हमें गिरफ्तार करता है, तो हम हीबस कॉर्पस की मदद से कोर्ट को ये अप्लाई कर सकते हैं कि ऐसा हमारे साथ हुआ है, तो कोर्ट हमें न्याय अवश्य देगा। मंदामस, द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट कमांडिंग द गवर्नमेंट टू परफॉर्म एन एक्शन दैट इज़ द ड्यूटी परफॉर्म इन पब्लिक इंटरेस्ट। यानी कि अगर मंदामस यानी कि अगर कोई समझ लो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई पेड़ लगा रहा है तो उसे आकर कोई मतलब झगड़ा लड़ाई कर रहा है कि आप पेड़ मत लगाओ, ये मत करो, वो चीज़ें मत करो, अगर उसे कोई मना करता है या फिर कोई इंसान उसकी भलाई के लिए वो समझाता है, तो हमारे पास राइट्स है कि हम उसे समझा सकते हैं। वो अगर कुछ गलत कर रहा है तो हम उसे समझा सकते हैं, और अगर वो हमारी बातें नहीं समझ रहा है, वो हमें कुछ गलत रिप्लाई दे रहा है, तो हम कोर्ट के सामने ये भी रख सकते हैं कि आप इसको देखो और हमारे बीच में न्याय करो। उसको कहते हैं मंदामस। प्रोहिबिशन टू प्रिवेंट अ सबऑर्डिनेट कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिस्डिक्शन। यानी प्रोहिबिशन का मतलब जैसे हम समझ लो एक थॉट है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंट मतलब अगर किसी को मतलब बेवजह सज़ा दी जा रही है और हमारे पास कोई वारंट नहीं, कोई सबूत नहीं है, और अचानक से हमें सबूत मिलता है, हम कोर्ट के पास लेके जा रहे हैं, तो हमें उसके साथ प्रोहिबिशन को अप्लाई करना होगा कि अब हमारे पास अभी आ गया है, तो आप मतलब किसी को सज़ा मिलने जा रही है, तो उसको बचाने के लिए अगर आपके पास अचानक सबूत आ गया तो आप प्रोहिबिशन के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे? प्रोहिबिशन के पास, ताकि अगर उसने अन्याय ना किया फिर भी उसे फांसी चढ़ जाए तो ये अच्छा नहीं होगा। इसलिए प्रिवेंशन, उसको प्रिवेंट करना पड़ता है, उसको बोलते हैं प्रोहिबिशन। क्यू वारंटो टू रिस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम एक्टिंग इन एन ऑफिस टू विच ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड। यानी कि किसी भी व्यक्ति को मतलब बिना वजह कुछ भी बोलना, कहना, या फिर कोई इंसान है उसे मतलब उसका राइट्स है उसको बताना, ये सारी चीज़ें आती हैं क्यों वारंटो में। अगर कोई मनुष्य है उसे अपना राइट्स नहीं पता तो उसको बताना, और अगर उसका कोई अन्याय हो तो उसको कोर्ट तक लेके जाना, वो सारी चीज़ें आती हैं को वारंटो में। अब देखते हैं सेटोरी
टू ऑर्डर द रिमूवल ऑफ लॉ सूट फ्रॉम द सबऑर्डिनेट कोर्ट टू अ सुपीरियर कोर्ट। यानी कि प्रोहिबिशन, हमने थर्ड में पढ़ा, जो थर्ड वाला प्रोहिबिशन यानी अगर किसी को सज़ा मिली जा रही है उसके पहले आप अप्लाई करोगे प्रोहिबिशन, ताकि आप उसको रोक सको। और अगर सर्शियरी अगर आपको मतलब अप्लाई करना है तो वो किस कब काम आता है, जब कोर्ट अपना फैसला सुना के उसको दूसरा मतलब उसकी सज़ा दे उसे बताने जा रहा है, तो आप वो सर्शियरी में अप्लाई करोगे। क्योंकि अगर किसी को बचाना है, अगर जज ने जजमेंट अपना सुनाया नहीं, उसको बचाना है तो प्रोहिबिशन, और सुना दिया तो उसको बचाना है तो आप सर्शियरी का उपयोग करोगे। इज़ द रिएक्शन ऑफ दिस गवर्नमेंट ऑफिशियल राइट और रॉन्ग। अभी आप देखिए कि जो इसमें पैराग्राफ में लिखा है, छोटी सी पैराग्राफ, ये राइट है कि रॉन्ग है, ये इन्फ्रिंगमेंट है कि फ्रिंगमेंट है। एन ऑफिसर टेल्स अ वुमेन हु प्रेजेंट ऑल द डॉक्यूमेंट्स फॉर गेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ अ स्कीम ऑफ डिस्टीट्यूट्स। यानी कि एक ऑफिसर है, उसके पास एक वुमेन जाती है अपना डॉक्यूमेंट्स लेके, अपनी जो उनके सर्टिफिकेट्स होते हैं और भी सारे कुछ होते हैं, तो जो ऑफिसर है वो क्या कहता है, मतलब कि आप एक महिला हैं, आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकती। आपके पास जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उसके सही होने के बावजूद वो उसे ब्लेम करता है। तो क्या ये सही है? वो उसको क्या बोलता है, यू डोंट लुक लाइक अस डिस्ट्यूट, आप इसके लायक दिखते नहीं हैं, आप इसके लायक दिखते नहीं। ऐसा ऑफिसर किसको बोलता है? वुमेन को। एंड रिफ्यूज़ हर द बेनिफिट्स ऑफ स्कीम, और उससे सारे बेनिफिट्स खींच लेता है अपने, मतलब उसको डॉक्यूमेंट्स दिखाने कुछ अवसर उसको देता ही नहीं। अगर ऐसे ऑफिसर्स हमारे इंडिया में रहेंगे तो कोई भी वुमेन या फिर मेन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इन दिस इंस्टेंस डू यू थिंक द वुमेन राइट हैज़ बीन इन्फ्रिंग, यानी कि इस कंडीशन में आपको क्या लगता है, वुमेन को उसके साथ कुछ गलत हुआ है, इन्फ्रिंग हुआ है? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वेयर शुड शी गो टू गेट रेड्रेसल, यानी कि उसको न्याय मिले इसलिए उसको कहाँ जाना चाहिए? मेरे हिसाब से उसको कोर्ट में जाना चाहिए, क्योंकि कोर्ट उसे न्याय जरूर देगा। अब देखते हैं, देखो ये जो कोर्ट के इनसाइड का जो माहौल होता है वो इस तरह होता है। बिकॉज ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर thus protected by the courts, citizens are able to exercise their rights। यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो सिटीजन्स नहीं बल्कि कोर्ट ने प्रोटेक्ट करके रखा है, ताकि जो सिटीजन्स है वो अपना राइट्स को इस्तेमाल कर सके। अगर उनके पास मतलब उनके राइट्स कोई छीन रहा है तो हमें आकर बोले कि ऐसा हमारे साथ हुआ है, इसलिए कोर्ट उन्हें न्याय जरूर देगा अगर वो उनके पास जाएंगे। पर कुछ लोग रहते हैं जो डर जाते हैं और उनके पास जाते नहीं। हाँ, कुछ डर के बैठ जाते हैं, उन्हें लगता है कि हम इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, पर जो करते हैं वो कोर्ट के हिसाब से अच्छा होता है, और अगर वो नहीं करेंगे तो किसी बेगुनाह को भी सज़ा मिल जाती है। देन कैन फुलफिल देयर रोल्स एज अलर्ट, वो चाहते हैं कि मतलब सब अलर्ट रहे सारी चीज़ों के ऊपर और हमें कोर्ट में किसी को बुलाना ना पड़े। रिस्पॉन्सिबल एंड एक्टिव सिटीजन, सब एक अलर्ट और रिस्पॉन्सिबल और एक्टिव सिटीजन्स रहें और सारे जो गलत काम हो रहे हैं उनसे बच सके। वाइल कंसिडरिंग फंडामेंटल राइट्स वी ऑल्सो नीड टू रिमेंबर आवर ड्यूटीज़। अगर हम फंडामेंटल राइट्स को यूज़ कर रहे हैं तो हमें हमारी ड्यूटीज़ भी याद रहनी चाहिए कि हम इसके कानून के दायरे में रहकर ही हमें एक कार्य करना है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रिस्पेक्ट भी देते हुए सारी चीज़ों को करना है। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी शॉल स्टडी आवर फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को देखेंगे। फिलहाल हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसके बाद हमारा एक और चैप्टर है, उसको ख़त्म होने के बाद हमारा जो सिविक्स का 7th स्टैंडर्ड का जो सीरीज़ है ये सब कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम हमारे हिस्ट्री के चैप्टर पे आगे का ध्यान देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। इफ एनी डाउट वॉज देयर देन प्लीज़ ask me in comment box, I will reply you. Please ask me.